हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक इतिहास विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी दोस्तों। और एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक भूगोल विषय पर भी हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल पर आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक सभी विषयों की एनसीईआरटी पुस्तकों की कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी दोस्तों। तो बने रहिए हमारी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल पर। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 9 भूगोल विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसके 2 अध्याय कंप्लीट कर लिए और ये हमारा अध्याय तीसरा है। तो शुरू करते हैं। अध्याय 3, अफवाह। अफवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। तो दोस्तों, क्या कह रहे हैं कि अफवाह शब्द जो है ये एक किसी क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। किसी क्षेत्र में नदी का जो भी मतलब फैलाव है, नदी की जो भी स्थिति है, नदी का जो भी वहाँ पर वो है, आसपास का क्षेत्र है, उसकी व्याख्या करता है। ठीक है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, अभी देखने को मिलेगा। आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं में छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इसका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। तो कह रहे हैं कि बहुत सी नदियाँ या बहुत सी छोटी छोटी जल की स्रोत होते हैं या नहरें होती हैं, वो आकर मिलती हैं किसी एक जगह पर। वहाँ से किसी भी प्रकार की एक बड़ी नदी का निर्माण होता है और फिर वो किसी समंदर में जाकर मिल जाती है, ऐसा बोल रहे हैं। या फिर वो किसी एक विशाल जलाशय का निर्माण करती हैं। ठीक है। आगे देखिए, अंततः इसका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। ठीक है। आगे कह रहे हैं, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, एक नदी तंत्र के द्वारा जिस नदी तंत्र सॉरी जल क्षेत्र का, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र या क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि एक नदी तंत्र, जो नदी तंत्र होता है उसके द्वारा किसी क्षेत्र में जो जल प्रभावित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी मानचित्र का अध्ययन करने पर ये पता चलता है या अवलोकन करने पर ये पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो दिख रहा है ना, इसमें इसकी वजह से ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करता है। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं धारा आ धारा बा, जल विभाजन हो रहा है इसका। ठीक है। और ये ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र मान सकते हैं या इसका कोई ऊंची जमीन वगैरह पर्वत मान सकते हैं। ठीक है। जल विभाजन बता रहे हैं इसमें। ठीक है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजन कहते हैं। ठीक है। तो ये इसमें बता रहे हैं, इसे जल विभाजन कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। भारत में अपवाह तंत्र, भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौतिक आकृतियों के द्वारा होता है। तो जो भारत का अपवाह तंत्र है उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो भौतिक आकृतियों के द्वारा। भौतिक आकृतियां जैसे कि यही देख लीजिए आप, ये भौतिक आकृति ही मानी जाएगी, है ना। दिख रही है, उसका मतलब हम उसको वहाँ पर जाकर या उसको देख कर महसूस कर सकते हैं ना। तो ये भौतिक चीज़ें होती हैं जो हमें दिखती हैं, हम उसको महसूस कर सकते हैं छूकर किसी भी प्रकार से। ठीक है। आगे देखिए, इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। किस के आधार पर? तो अपवाह तंत्र के आधार पर। ठीक है। और उनके जल विभाजन के आधार पर। ठीक है। आगे देखिए, हिमालय की नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ। देखिए, हिमालय की नदियाँ कैसी होती हैं तो उसके बारे में पढ़ेंगे, और प्रायद्वीपीय नदियाँ कैसी होती हैं तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है। भारत के दो मुख्य भौतिक क्षेत्रों में उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। क्यों भिन्न है ये दूसरी दोनों ही प्रकार की नदियाँ?
क्योंकि हिमालय की नदियाँ जो है एक पर्वतीय क्षेत्रों में बहती हैं और वहाँ की स्थिति कुछ अलग है, ठीक है। और प्रायद्वीपीय नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में बहती हैं, ठीक है, और वहाँ की स्थिति अलग है, ठीक है। इसलिए आगे देखते हैं, हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासी नदियाँ होती हैं। क्यों 12मासी नदियाँ क्यों होती हैं? कि हिमालय पर हमेशा मतलब किसी न किसी माध्यम से जल का वो बना रहता है, कि जल की स्थिति बनी रहती है, यानी कि ये नदियाँ हमेशा जल से भरी रहती हैं। कभी सर्दियों में देखिए क्या पड़ता है, बर्फ़ गिरती है तो बर्फ़ पिघल पिघल कर जाती है, ठीक है। बरसात के मौसम में बरसात का जल, ठीक है, गर्मियों में वही हिम बर्फ़ पिघल कर आती है, तो उसमें जल रहता है, यानी कि 12 महीना हिमालय की नदियों में जल उपलब्ध रहता है, जल रहता है, ठीक है, या जल भरा रहता है, कुछ भी कह सकते हैं। आगे देखिए, और इन्हें वर्ष भर पानी, हाँ, इनमें वर्ष भर पानी रहता है, ठीक है, क्योंकि इन्हें वर्षा की अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाली हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। कह रहे हैं कि जो हिम यानी बर्फ पिघलती है तो उसके द्वारा भी जल मिलता है नदियों को। आगे कह रहे हैं कि हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वत श्रृंखला के ऊपरी भाग से निकलती हैं। तो जो हिमालय की जो नदियां हैं, कौन कौन सी, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र, इस पर्वत श्रृंखला की ऊपरी भाग से निकलती हैं, ठीक है। इन नदियों में पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया जाता है। इन नदियों में, ये जो नदियाँ होती हैं, यहाँ पर क्या होता है कि पर्वतों को काटकर गार्ज बनाया जाता है। गार्ज क्या किससे कहते हैं, तो अभी देखने को मिलेगा, ऐसा होता है, ठीक है। ये जो पर्वतों को काट दिया जाता है, रास्ता बना दिया जाता है, जैसे कि पर्वतों को काटकर दोस्तों हाईवे वगैरह बना दिए जाते हैं, हमें देखने को मिलते हैं, और बड़ी बड़ी मार्ग बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो उससे हाईवे वगैरह कहते हैं, लोगों को निकलने की, आने जाने के लिए होता है, और ये जल के निकलने के लिए होता है, ठीक है। तो इसे गाज कहते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं, आगे क्या कह रहे हैं कि, हाँ इधर है कहीं, गार्ज, हाँ, गाजों का निर्माण किया जाता है। हिमालय की नदियाँ अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तट के लंबी रास्ते को तय करती हैं, है ना। हिमालय की जो नदियाँ हैं, अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर, वहाँ पर जिनकी नदियों की उत्पत्ति हो रही है, वहाँ से लेकर कहाँ तक, समुद्र तक की लंबी रास्ते को तय करती हैं। तो जैसे कि हिमालय से कोई नदी निकलती है तो वो बहती हुई जाती है, अन्य क्षेत्रों से, मैदानी क्षेत्र में भी जाती है, शहरों से भी होकर निकलती है, घनी जंगलों से भी होकर निकलती है ना। तो वो फिर जाकर समंदर में मिल जाती है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि समंदर तक का रास्ता, लंबा रास्ता तय करती है, ठीक है। ये अपने मार्ग के ऊपरी भाग से तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं। ये अपने ऊपरी मार्ग से अपरदन क्रिया करती हैं। अपरदन क्रिया क्या होती है कि एक बहने की क्रिया को कहते हैं, जिसमें अन्य प्रकार की चीज़ों को शामिल लेकर बहती चल जाती हैं, है ना। और मिट्टी का उपजाऊ बनाना है, इसी चीज़ में शामिल हो जाता है, ठीक है। आगे अपरदन हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, हाँ, अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं, यानी कि अपरदन में ही वही सब क्रियाएं आ जाती हैं, जैसे कि कोई जल बह रहा है तेजी से, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, और बहते बहते वो विभिन्न क्षेत्रों को पार करती हुई जाती हैं, है ना। जल का कटाव है, मृदा कटाव है, ये सब प्रक्रियाएं शामिल हैं उसमें, ठीक है। आगे कह रहे हैं, मध्य एवं निचली भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर झील तथा अपनी बाढ़ वाली मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। तो ये नदियाँ होती हैं, ये विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं, और वहाँ से क्या होता है इनको, तो जल मिलता है, और अन्य प्रकार की जो जल में, उनकी नदियों की जल में विभिन्न प्रकार की खनिज रसायन वगैरह मिलकर जाते हैं, और मैदानी क्षेत्रों में भी उपजाऊ भूमि बनाती हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि ये पूर्ण विकसित डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। जैसे डेल्टा क्षेत्र आपने देखा होगा, सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र भारत में कहाँ है, तो आप दोस्तों कमेंट में बता सकते हैं, कहीं से सर्च करके बताएं, कैसे भी बताएं, बता सकते हैं। सर्च करेंगे उसके सारे आपको और भी कुछ समझने को, देखने को, पढ़ने को मिलेगा, है ना। तो बताएं भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। ये पूर्ण विकसित डेल्टा का निर्माण करती हैं। चित्र 3.3 में देखेंगे, अभी देख लिया होगा, आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, इस डेल्टा की बात की जा रही है। नदी का स्रोत है, यहाँ से निकला, ऊपरी भाग, मध्य भाग, विसर्प ऐसा होता है। देखिए दोस्तों, ये सर्प जैसी चलता है ना, एस आकृति बनाते हुए, ठीक है, ये विसर्प होता है, ठीक।
विसर्प होता है वहाँ पे थोड़ा नदी का क्षेत्र चौड़ा हो जाता है, ठीक है। गोखुर क्या होता है, तो दोस्तों ऐसा कटाव हो जाता है, जैसे कि यू आकार की आकृति बन जाती है, जिसे गोखुर कहते हैं, ठीक है। निचला भाग, तो निचला भाग आ गया है और यहाँ ये डेल्टा बनता है, ठीक है। ये छोटे छोटे धब्बे से दिख रहे हैं, चित्र दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये इन्हें डेल्टा कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है मौसमी होती हैं, कि मौसम के हिसाब से बहती हैं। प्रायद्वीपीय में नदियाँ मौसमी क्यों होंगी, क्योंकि हर मौसम में उनमें जल नहीं रहता है। बरसात के मौसम में जल रहता है, कुछ समय तक वो रहेगा, उसके बाद वो सूख जाती हैं, या उनका जल कम हो जाता है, या कुछ और वजह से, है ना, जल में मतलब कमी हो जाती है उनकी में, ठीक है। तो ये क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर रहता है, इनका जो इनका बहना होता है, नदियों की नदियों में जल की मात्रा किस पर निर्भर रहती है, तो वर्षा की जल पर, ठीक है। किसकी, तो प्रायद्वीपीय नदियों की, ठीक है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम एवं छिछली है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है। तो कह रहे हैं कि जो हिमालय की नदियां हैं, इनकी लंबाई चौड़ाई कह सकती हैं जो अधिक है, और प्रायद्वीप नदियों की लंबाई चौड़ाई कम होती है। क्यों, क्योंकि वो बता रहे हैं ना कि वर्षा की जल पर निर्भर रहती हैं। छिछली इसलिए हो जाती है क्योंकि उनमें जल की मात्रा कम हो जाती है, बिल्कुल सूख जाती हैं ये, है ना, इसलिए। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रित उच्च भूमि से निकलती हैं, कह रहे हैं फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं। केंद्रीय उच्च भूमि यानी कि जैसे कि किसी जगह पर कोई मतलब कोई जल का स्रोत है बड़ा, वहाँ से निकलती हैं, है ना। और भी कुछ नदियों से कटकर, बड़ी नदियों से कटकर बहने लगती हैं, ठीक है, ऐसा कुछ बता रहे हैं। केंद्रीय उच्च भूमि यानी कि जैसे कि मुख्यतः आप देख सकते हैं कि जो नदियाँ होती हैं किसी झील से बन जाती हैं, झील से निकलती हैं, या किसी नदी का भाग कटकर दूसरी ओर बहने लगता है, उससे बन जाती हैं, तो ये कह सकते हैं, ठीक है। तथा पश्चिम पश्चिम की तरह बहती हैं। ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ना, ये पश्चिम की तरह बहती हैं, कह रहे हैं पश्चिम की तरफ बहती हैं। आगे कह रहे हैं, क्या आप इस प्रकार की दो नदियों का नाम बता सकते हैं, तो आप ऐसी दो नदियों के नाम बताएं दोस्तों, कहीं से सर्च करके, कि कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, ये कहाँ से निकलती हैं और कहाँ बहती हैं, तो कहाँ से बहती हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से बहती हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं, ठीक है। आगे देखिए, हिमालय की नदियाँ हैं जो, उनके बारे में कह रहे हैं, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है। तो ये प्रमुख नदियाँ हैं कौन कौन सी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये नदियाँ लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ आकर इसमें मिलती हैं। ये नदियाँ बड़ी हैं और प्रमुख सहायक नदियाँ इनमें आकर मिल जाती हैं, इसलिए ये और बड़ी हो जाती हैं ना, इनमें जल की मात्रा और अधिक हो जाती है, ठीक है। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। कह रहे हैं कि किसी भी नदी या उसकी सहायक नदी को नदी तंत्र कहा जाता है। नदी तंत्र किसे कहा जाता है, तो किसी नदी को या उसकी सहायक नदी को, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र देख लेते हैं। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट निकट तिब्बत में हुआ है, तिब्बत में है। कह रहे हैं कि सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है, मतलब उनका उद्गम यानी कि उसका कहाँ से निकास हुआ है या कहाँ से निकली है सिंधु नदी, तो मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से, ठीक है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। तो दोस्तों कह रहे हैं कि ये नदी पश्चिम की ओर बहती हुई जाती है और लद्दाख में प्रवेश करती है, लद्दाख होते हुए, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि ये नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण
करती है। ये नदी वहाँ पर किसका निर्माण करती है, तो एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज गार्ज जैसे बताया था क्या होता है। तो जैसे कि पहाड़ों को काट कर हाईवे वगैरह बनाए जाते हैं, उसी प्रकार ये नदियाँ स्वतः बना लेती हैं, या फिर स्वतः बनाने में इनको बहुत टाइम लगता है, और या फिर किसी सरकारी प्रोजेक्टों के माध्यम से नदियों के निकास के लिए हाईवे टाइप का बना दिया जाता है, जहाँ से इनका जल निकलता रहता है। ठीक है, उसे गाज कहते हैं, जैसा कि आपने ऊपर देखा था। ठीक है, चाहे आप तो दोबारा देख सकते हैं ऊपर। ठीक है, आगे देखिए। इस भाग में यह भी बहुत ही दर्शनीय सुंदर गाज का निर्माण करती है। कौन, तो ये जो नदी है, कौन सी, सिंधु नदी। ठीक है, हाँ। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नुब्रा, सियोक तथा हुंजा इस नदी में मिलती हैं। तो दोस्तों कह रहे हैं कि सिंधु नदी में तिब्बत में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, तो ये जो 4 नाम हैं आप इसको याद कर लें। ठीक है, जास्कर, नुब्रा, सियोक तथा हुंजा। ठीक है, सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगिस्तान से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। अटक कोई जगह है, वहाँ पर आकर ये पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि इसके बाद, हाँ, हाँ, सतलुज, ब्यास, रावी, चीनाब तथा झीलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। तो कौन कौन सी नदी, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम, ये नदियां हैं, ये आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। अब तो दोस्तों ये आप याद कर लें कि पाकिस्तान के मिठानकोट में के पास सिंधु नदी में कौन कौन सी नदियां मिल जाती हैं। देखो, सतलज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है, झेलम है, ये आकर मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये 5 नदियां हैं, ये आकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं। कहाँ पर मिलती हैं, तो मिठान कोट में। ठीक है, ये मिठान कोट कहाँ है, तो पाकिस्तान में। ठीक है, इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है। फिर क्या कह रहे हैं कि ये इसके बाद यहाँ से ये यू टर्न ले लेती है, ये नदी यू टर्न नहीं, ये मतलब एल आकार की आकृति बनाते हुए दक्षिण की ओर बहने लगती है। ठीक है, ठीक है, आगे कह रहे हैं कि बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। उसके बाद क्या होता है, ये नदी मुड़कर कराची की ओर बहने लगती है, और वहाँ से फिर सीधा अरब सागर में मिल जाती है। अरब सागर में आकर मिलती है, वहाँ पर इसका अंत होता है। ठीक है, तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर बहकर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। तो कह रहे हैं कि जो सिंधु नदी है, इसके मैदानों का ढाल क्या है, बहुत धीमा है। मैदानी क्षेत्र में इसका प्रवाह प्रवाह यानी कि बहाव, ठीक है, बहुत ही धीमा है, यानी कि बहुत तेजी से नहीं बहती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि सिंध द्रोणी का एक तिहाई से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमालय तथा पंजाब में शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। तो कह रहे हैं कि सिंधु द्रोणी का एक तिहाई से कुछ अधिक भाग, तो सिंधु नदी का जो बहाव कह रहे हैं, उसका एक तिहाई से अधिक भाग कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है, हिमाचल में है, हिमाचल यानी हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब में भी है, और उसका शेष भाग कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। देखिए दोस्तों, 2900 किलोमीटर लंबी है ये नदी, इसकी कुल लंबाई बता रहे हैं, और ये विश्व की कुछ सबसे जो लंबी नदियां हैं उनमें इसकी गिनती की जाती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि, हाँ, ये देख लेते हैं, क्या आप जानते हैं, इसको देखते हैं। सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। क्या कह रहे हैं, देखिए, 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, तो उसमें बताया गया है, या उसकी उसमें नियम शर्तें जो बनाए गए हुए होंगे,
उनकी माध्यम से या उनके द्वारा भारत केवल सिंधु नदी का केवल 20% ही जल उपयोग कर सकता है। ठीक है, 80% जल पाकिस्तान की उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं, इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। देखिए 20% जल का ही उपयोग करते हैं, वो भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में। ठीक है, बस और भी कहीं करते होंगे तो उसकी मतलब गिनती या उसकी स्थिति नगण्य है। ठीक है, बिल्कुल कम कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए गंगा नदी तंत्र को देख लेते हैं। गंगा नदी तंत्र, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है। तो जो गंगा का बहाव या निकास या कह सकते हैं उद्गम, ठीक है, कहाँ पर है तो भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी, ठीक है, से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देव प्रयाग में इससे मिलती है। तो उत्तराखंड में आकर ये देव प्रयाग में मिलती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। क्या कह रहे हैं, हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बन सकता है कि गंगा, क्वेश्चन तो और भी पीछे पर पढ़ाया है उसमें भी बनेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छे से बता रहा हूँ कि गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में कहाँ से प्रवेश करती है। ऑप्शन में दे देंगे कोई ना कोई मतलब शहरों के नाम। ठीक है, तो हरिद्वार से। ठीक है, हरिद्वार में हरिद्वार तक ये गंगा नदी है ना, सिर्फ हरिद्वार तक पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है, उसके बाद ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, आगे देखिए हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां कहाँ पर मिलती हैं तो गंगा में आकर मिलती हैं। इसमें से कुछ प्रमुख नदियां ये हैं, देखिए यमुना, घाघरा, गंडक, कोशी। यमुना नदी हिमालय की यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा की दाहिने किनारे से समानांतर बहती है। हाँ, तो दोस्तों जो बता रहे हैं कि यमुना नदी है ये कहाँ से निकलती है तो हिमालय की यमुनोत्री हिमानी से। ठीक है, ठीक है, और ये गंगा के समांतर बहते हुए दाहिनी ओर गंगा में आकर मिल जाती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है, और दाहिनी ओर समांतर बहती है और आकर इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। समझ रहे हो, तो ये यमुनोत्री हिमानी से बहती है, गंगा के समांतर दाहिनी ओर बहती आती है और ये इलाहाबाद में आकर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय हाँ से निकलती है, नेपाल हिमालय से निकलती है। ठीक है, तो एक बार फिर देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये मैप अभी देखेंगे हम, उसके बाद ये देखिए घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से क्या कह रहे हैं से निकलती हैं। ठीक है, इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, इन्हीं की नदियों के कारण। ठीक है, इन्हीं नदियों के कारण क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान भी होता है। नुकसान होता ही है, क्यों बाढ़ के द्वारा बहुत सी शहरों में बाढ़ आती है और उनमें लोगों का मतलब बहुत नुकसान होता है। ठीक है, आगे करें जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है ये, लेकिन ये वे नदियाँ हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। ठीक है दोस्तों, नदियों से फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। फ़ायदा तब होता है जब नदियों के द्वारा भूमि को उपजाऊ बनाया जाता है, नदियों के द्वारा लोग खेतों में पानी देते हैं और अपनी अन्य ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, डैम बनाकर वहाँ से मतलब बिजली उत्पन्न करते हैं, और भी अन्य प्रकार के उद्योगों के लिए जल की पूर्ति की जाती है। ठीक है, और हानि क्यों होती है, हानि सिर्फ देखिए बहुत अधिक नहीं है, बाढ़ आती है या कुछ जल में प्रदूषण हो जाता है तो उससे लोगों को नुकसान हो सकता है, और भी कुछ आप सोच सकते हैं, फ्री हैं आप सोचने के लिए। ठीक है, हानि कम है, फ़ायदा अधिक होते हैं। ठीक है, तो ये है।
आगे देखिए, लेकिन ये वे नदियाँ हैं जैसे बड़े पैमाने पर, हाँ, लेकिन ये वे नदियाँ हैं जो मिट्टी को उपजाऊ प्रदान करती हैं और कृषि योग्य भूमि बना देती हैं, ठीक है, उपजाऊपन प्रदान करके कृषि को कृषि योग्य भूमि बना देती है, ठीक है। आप पढ़ लिया, दोबारा पढ़ना क्या पढ़ना, ठीक है। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा तथा सोन है। कह रहे हैं कि प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली प्रमुख नदियों में कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो चंबल, बेतवा तथा सोन, ठीक है। ये अर्धवृत्त शुष्क क्षेत्र से निकलती हैं, जो नदियाँ बता रहे हैं ना, चंबल, बेतवा एवं सोन, ये अर्धवृत्त शुष्क क्षेत्र से निकलती हैं। अर्धवृत्त यानी कि आधे वृत्ताकार क्षेत्र से निकल कर बहती हैं ये नदियाँ। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ये जो नदियाँ बता रहे हैं ना, चंबल, बेतवा एवं सोन, तो ये नदियाँ हैं, इनमें इनकी लंबाई अधिक नहीं होती है, ठीक है, और इनमें पानी की भी अधिक मात्रा नहीं होती है, लंबाई चौड़ाई इनकी बहुत अधिक नहीं होती है। हालांकि लंबाई होती है लेकिन इतनी ही नहीं, जैसे ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु जैसी इनकी लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, ठीक है। इनमें जल, उनकी जितनी जल की मात्रा भी नहीं होती है, ठीक है। आगे देखिए, ज्ञात कीजिए कि ये नदियाँ कैसी तथा कहाँ गंगा में मिलती हैं। तो ये भी आपको बताना है, आप सर्च करके बता सकते हैं दोस्तों कि चंबल, बेतवा और सोन नदी गंगा में कहाँ आकर मिलती हैं, ठीक है, या इनका मतलब समापन कहाँ होता है, ठीक है। देखिए, आगे कह रहे हैं कि बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल की फरक्का तक बहती है। तो दोस्तों कह रहे हैं कि बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पश्चिम बंगाल की फरक्का तक बहती है। तो दोस्तों कह रहे हैं कि दाहिने बाहिने दोनों ओर से जो नदियाँ, सहायक नदियाँ मिलती हैं, ठीक है, तो उनके जल से परिपूर्ण होकर, उनके जल से एकदम लबालब, यह कह सकते हैं, भरी हुई गंगा नदी चलती है और पश्चिम बंगाल के जो फरक्का स्थान है, ठीक है, वहाँ पर आकर ये बहती है, ठीक है। आगे कह रहे हैं यह गंगा डेल्टा का सबसे ऊपरी बिंदु है। तो गंगा का जो डेल्टाई क्षेत्र है उसका सबसे ऊपरी बिंदु बता रहे हैं फरक्का, ठीक है। वहाँ पर काफ़ी उद्योग हैं या प्रोजेक्ट वगैरह हैं, बिजली उत्पन्न करने वाले जो हैं वो भी सब चल रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, यह गंगा नदी का सबसे ऊपरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है, कहाँ पर, तो फरक्का में, ठीक है, जो डेल्टाई क्षेत्र बता रहे हैं वहाँ पर। भागीरथी हुगली जो इसकी एक वितरिका है, भागीरथी हुगली जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है, ठीक है, तथा डेल्टा के मैदान से होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ठीक है। तो डेल्टा के क्षेत्र से होती बंगाल की खाड़ी में मिलती है और मिल जाती है। आगे कह रहे हैं मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो कह रहे हैं इसकी मुख्य धारा है जो दक्षिण की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है, किससे, तो यही बांग्लादेश में, ठीक है। आगे कह रहे हैं अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन हो जाती हैं। अंतिम चरण में, इनके आखिरी दौर में गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ कहाँ पर मिल जाती हैं, तो समुद्र में विलीन हो जाती हैं, यानी समाप्त हो जाती हैं। हाँ, समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं। तो ये दोनों नदियाँ जब मिलती हैं, जब उनकी समापन की स्थिति पैदा होती है, उत्पन्न होती है, या उनका अंतिम छोर होता है, वहाँ पर ये मेघना के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो दोनों की नदियों से जब बड़ा क्षेत्र बनता है, जो बड़ा क्षेत्र दिखाई देता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, तो बृहद बंगाली खाड़ी में बृहद बंगाली खाड़ी में मिल जाती हैं एवं नदियों, हाँ, इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र बनता है जब दोनों नदियों का मिलने से जो बड़ा विशाल क्षेत्र बनता है, उसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
आप देख लेते हैं, ऊपर छोटा हुआ जो चित्र है इसको देख लेते हैं। हाँ, यहाँ तक तो हमने देख लिया था। ये देखिए, ये सिंधु है और ये यहाँ से ये गंगा निकली हुई है, ठीक है, ठीक है, गंगा का ये निकास है, ठीक है। और उसी प्रकार ये ब्रह्मपुत्र का भी यहाँ से निकास हो रहा है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। और बाकी सब आप छोटी छोटी नदियाँ दिख रही हैं, नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी है, पैन है, निज़ाम है, निज़ाम सागर बना हुआ है, कृष्णा नदी है, तुंगभद्रा है, काफ़ी झीलें हैं, ठीक है, सॉरी नदियाँ हैं, झीलों से भी निकलती हैं, कोई झीलों का निर्माण करती हैं, ठीक है। देखिए, गंगा में गंडक, कोसी, सोन, घाघरा, ठीक है, ये इसमें यमुना में मिल रही है, चंबल देखिए यहाँ पर मिल रही है, बेतवा ये देखिए यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो आप ये देख लें, ये सिंधु नदी में 5 नदियाँ मिल रही हैं ना, जैसा कि आपने पढ़ा ऊपर, ठीक है। सिंधु, झीलम, चिनाब, रावी और सतलज, ठीक है, ये ब्यास नदी है। तो दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी आप ये अच्छे से समझ लें, पढ़ लें, या रॉ खाली आता है ना मैप, उसमें ये आप भर के आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, देवप्रयाग में भागीरथी में अलकनंदा का संगम है ये, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, आपको इसका इमेज भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं, यूट्यूब वगैरह गूगल से आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा सुंदर दृश्य है ये। हाँ, ये छूट गया था शायद, इसको देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं, नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय गंगा नदी से संबंधित 2 उद्देश्यों, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके। आप इस परियोजना के बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये वेबसाइट दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे हम थे, ठीक है। क्या आप जानते हैं, सुंदरबन डेल्टा का नाम वहाँ पाई जाने वाली सुंदरी पादप से लिया गया है, ठीक। अब दोस्तों, आपको ये सर्च भी नहीं करना, बताना भी नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ से सब मिल ही गया है सुंदरबन डेल्टा के बारे में जानकारी, ठीक है। फिर भी आप सर्च करें और उसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त करें, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एक तेज़ी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो रॉयल बंगाल टाइगर सिर्फ सुंदरबन डेल्टा के क्षेत्र के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर घने जंगल वगैरह हैं इसलिए, और वहाँ की पर उनके लिए पर्याप्त स्थिति है, ठीक है। और कह रहे हैं कि सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला विश्व का एकमात्र डेल्टा है, ठीक है। आगे देखिए, गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है, ठीक है। चित्र 3.4 में देखें तो 3.4 यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर देख लें कहाँ से कहाँ तक बहकर आ रही है ये, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं? क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं? अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। जो अंबाला नगर है ना, अंबाला कहाँ पर है दोस्तों, तो आप बताएं कमेंट में, ठीक है। ये कहाँ पर है, तो सिंधु तथा गंगा नदी के तंत्रों के बीच एक जल विभाजन की स्थिति है, वहाँ पर स्थित है, ठीक है। अंबाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है। तो देखिए दोस्तों, अंबाला से सुंदरबन डेल्टा तक मैदानी क्षेत्र है, जो गंगा ने मैदानी क्षेत्र ग्रहण किया है, उसकी लंबाई 1800 किलोमीटर बताई जाती है, ठीक है। या कह सकते हैं कि अंबाला से यदि अब आप गंगा नदी की किनारे किनारे जाएंगी तो सुंदरबन डेल्टा तक आते आते आप 1800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे समझें, परंतु इसकी ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। तो आप देखिए, कह रहे हैं कि इसकी ढाल में गिरावट, कहने का तात्पर्य है कि अंबाला में इसकी ऊंचाई गंगा नदी की 300 मीटर ऊपर है, और सुंदरबन डेल्टा में आते आते ये इसकी ऊंचाई मतलब 300 मीटर से 300 मीटर कम हो जाती है। या आप ऐसे भी समझें कि अंबाला की स्थिति और सुंदरबन डेल्टा की क्षेत्रीय स्थिति
समुद्र तल से 300 मीटर ऊंची है। ये और बेहतरीन समझाने के लिए आप ऐसे समझ जाएं कि सुंदरबन डेल्टा अम्बाला से समुद्र तल से नापा जाए तो 300 मीटर ऊंचा है अम्बाला सुंदरबन डेल्टा से। ठीक है, मैं कहीं ज़्यादा भी बोल रहा हूँ, मतलब इतना अधिक एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, आप समझ गए होंगे। ठीक है, खैर आगे देखिए, दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है, समझ रहे हो। तो 6 का आप डिवाइड कर सकते हैं, 6 18, इसलिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि 6 किलोमीटर पे 1 मीटर का ढाल पड़ा है। ठीक है, समझ रहे हो। आगे देखिए, इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाती हैं। इसीलिए नदियों में क्या होता है कि बड़े बड़े विसर्प होते हैं। विसर्प जैसे सांप की तरह नदी बहती हुई जा रही है, तो उसका ये देखिए, अभी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए ये विसर्प होता है। ये गंगा नदी में बहुत अधिक मात्रा में बनती हैं। ठीक है, ठीक है, बड़ी विसर्प बन जाती है। अब देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। सिंधु नदी और सतलज नदी के जो स्रोत हैं बहने के, निकास के, उद्गम के, उसी के आसपास के क्षेत्र से ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। ठीक है, और कह रहे हैं कि इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई सिंधु नदी से कुछ अधिक है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत में हाँ, परंतु इसका अधिकतर भाग भारत से बाहर स्थित है। ठीक है, भारत के बाहर बहती है ये नदी अधिक। ठीक है, यह हिमालय की समांतर पूर्व की ओर बहती है। ये जो नदी है कौन सी, तो ब्रह्मपुत्र, ये हिमालय की समांतर पूर्व की ओर बहती हुई जाती है। देख रहे हैं, जैसे कि अभी आपको दिखाई देते हैं। देखिए ये है। ठीक है, ये यहाँ पे ब्रह्मपुत्र है, इसका ये देखिए आप, इसके सांगपो ये होते हुए देखिए यहाँ से निकली है। ठीक है, और ये हिमालय के समांतर होते हुए यहाँ से आती है। दिहांग, लोहित, ब्रह्मपुत्र नदी इधर होती हुई इसमें मिलती है। ठीक है, दिख रहे हैं, बांग्लादेश में। ठीक है, आगे देखिए, नामचा बारवा शिखर 7,757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गाज के माध्यम से प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कैसा बनाती है, तो नामचा बारवा शिखर जिसकी ऊंचाई 7,757 मीटर है, उसके पास पहुंचकर ये अंग्रेजी के यू आकार का मतलब शेप ले लेती है, यू आकार में मुड़ जाती है, और वहाँ से मुड़कर ये अरुणाचल प्रदेश में एक गॉर्ज आपने देखा था। ठीक है, पहाड़ों के बीच में सक्रिय जगह उसको गॉर्ज कहते हैं। ठीक है, किसी जिसके माध्यम से ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे कह रहे हैं, यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, तथा दिबांग, लोहित एवं कैनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। देखिए एक बार फिर दिखाते हैं आपको। देखिए, ठीक है, ये यहाँ पर इसको सांगपो कहा जाता है। ठीक है, तिब्बत में। देखिए ये दिहांग यू आकार का ये विसर्प ले रही है, ये यहाँ से ऐसा यूटर्न लेकर ऐसे आती है। ठीक है, यू आकार की आकृति बना रही है ना, ये पूरा यू आकार का आकृति कह सकते हैं, ये पूरा एक शेप ही बना लिया इसने। और ये देखिए असम से होती हुई ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो ऐसा होता है। आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, आगे देखिए, क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है।
जैसा कि आपने देखा था कि तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, आगे देख लें क्या है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। जो तिब्बत है दोस्तों, तो ये एक शीत और शुष्क क्षेत्र है। शीत यानी बहुत ठंडा, और शुष्क यानी कि यहाँ पर मतलब ऐसा वो नहीं है कि रेगिस्तान जैसा कह सकते, सबसे शीत मरुस्थल कहते हैं जिसको। ठीक है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम है। तिब्बत में क्या होता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसको तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, उसमें तिब्बत में इस नदी में जल की मात्रा बहुत कम है। जल और सिल्ट। ठीक है, ये दो सिल्ट कुछ होता है अभी बताएंगे। सिल्ट शायद कोई रसायन वगैरह होता होगा, या मतलब मुझे ठीक से इसके जानकारी नहीं है, फिर भी देखते हैं अभी क्या बता रहे हैं, तो देखते हैं। सिल्ट शायद नदी में जो पाई जाने वाली जो लवणता होती है, या उसकी मतलब जो उसमें उसकी जल की एक क्वालिटी होती है, उसको कह सकते हैं। ठीक है, कोई पत्थर वगैरह होते होंगे शायद, ऐसा कुछ। ठीक है, खैर देखिए आगे कह रहे हैं कि भारत में यह उच्च वर्षा वाली क्षेत्र से होकर बहती है। तो जो भारत में जब प्रवेश करती है ये नदी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब दोस्तों सिल्ट को आप सर्च करके देख लें क्या है इसका अर्थ। मुझे अगर इसमें आगे पढ़ने को मिलेगा तो भी बताएंगे। ठीक है, तो भारत में ये क्या होता है, जब प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो यहाँ पर इसका जो क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश है ना, सेवन सिस्टर्स हैं, तो यहाँ पर ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसमें जल की मात्रा अधिक और हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, आगे देखिए, असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है। गुम्फित नदी यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि ये मैदानी क्षेत्रों में बहने लगती है असम में, और एक ऐसा आकृति, विशेष प्रकार की आकृति बना लेती है, जैसे कि अनेक धाराओं में बहने लगती है। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। नदी द्वीपों यानी कि जब कोई भी नदी है अनेक धाराओं में बहेगी, तो छोटे छोटे बीच में स्थान भी खाली रह जाएंगे। ठीक है, तो उन्हें नदी द्वीप कहा जाता है। ठीक है, और उनका निर्माण करती है ये यहाँ पर, तो असम में। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप का नाम याद है? ठीक है, तो याद है तो बताना कमेंट में, नहीं है तो आगे पढ़ने को मिल सकता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपनी किनारों से ऊपर बहने लगती है। तो वर्षा ऋतु में क्या होता है दोस्तों, अधिक वर्षा होने के कारण इस नदी में बहुत अधिक जल हो जाता है, और ये नदी अपने जल के मतलब लेवल से ऊपर बहने लगती है, ये अपनी हद से ऊपर बहने लगती है। ठीक है, तो बाढ़ की स्थिति आती होगी, और वहाँ पर फिर लोगों को मतलब दिक्कत होती होगी, बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होती होगी, तो बाढ़ भी आती होगी, हो सकता है आती होगी, क्या आता है, आती ही है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों के ऊपर बहने लगती है, एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचती है। देखिए क्षति तो पहुंचेगी जब इतनी बड़ी नदी बहेगी और वहाँ की आसपास की क्षेत्रों को मतलब डुबो कर मतलब चलेगी। ठीक है, तो नुकसान तो पहुंचता ही है। खैर, उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो सिल्ट निक्षेपण यानी कि देखिए, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि सिल्ट क्या है, कि नदी में जो नदी के किनारों से बहाकर लाया जाने वाला जो भी रसायन, जो भी पदार्थ होता है, उसको शायद उसको सिल्ट कहा जाता होगा। ठीक है, आगे देखिए, इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है, यानी कि हाँ, नदी के कटाव के द्वारा जो चीज़ें पैदा होती है, जो मतलब रसायन वगैरह नदी के आसपास पैदा हो जाता है, उसको कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं, और यह बार बार अपनी धारा की मार्ग में परिवर्तन लाती है। तो ये बहुत तेज़ी से बहती है क्योंकि जल की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक है, और इसकी धारा में परिवर्तन हो जाता है। आगे देखिए, प्रायद्वीप नदियों को भी देख लेते हैं एक बार। देखना एक बार क्या देखना ही है। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजन का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है।
तो जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, यहाँ पर जल विभाजन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो पश्चिमी घाट के द्वारा, ठीक है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। तो पश्चिमी घाट क्या है दोस्तों कि उसके द्वारा मतलब जो इस ओर नदियाँ हैं उनका मतलब बहना या ना बहना सब इन्हीं पर पश्चिमी घाट पर निर्भर करता है। कैसे देखें, प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं। ये नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि तथा बंगाली खाड़ी में जाकर गिरती हैं, बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहानों पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। कौन सी? तो ये नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ अपनी मुहानों पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी छोटी धाराएं या छोटी धाराएं नर्मदा एवं ताप्ती दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं। तो कह रहे हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियां ही ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है, बाकी सब पूर्व की ओर बहती हैं। और ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? तो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। तो कह रहे हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जो इनका अपवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। ये इनकी मतलब अपवाह क्षेत्र जो है, इनका फैलाव इनकी चौड़ाई अन्य नदियों की अपेक्षा मतलब हिमालय की नदियों की अपेक्षा बहुत कम है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि हाँ, नर्मदा द्रोणी को देख लेते हैं। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है, ठीक है, मतलब नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ से निकली है, ठीक है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी यानी सकरी पहाड़ों के बीच से छोटा सा रास्ता बनाकर ये बहती है, ठीक है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। तो जो नर्मदा नदी है बहती हुई जाती है कहाँ पर? तो पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। तो ये समुद्र तक पहुंचती ये किसका निर्माण करती है? बहुत ही मतलब सुंदर दृश्य यानी कि दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। दार्शनिक नहीं, सॉरी, ठीक है, दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है, ठीक है। आगे कह रहे हैं जबलपुर के निकट संगमरमर की सेलों में यह नदी गहरी गाज से बहती है। तो जबलपुर के पास जब ये नदी पहुंचती है तो वहाँ पर संगमरमर का क्षेत्र है, वहाँ पर मतलब वहाँ की भूमि या कह सकते हैं वहाँ की पहाड़ है ना, तो वो संगमरमर से बनी हुई है, ठीक। तो उनको काटते हुए जो बहती है तो बहुत बढ़िया कह सकते हैं बहुत सुंदर अच्छी अच्छी गाजों का निर्माण करती है। गाज आपने देखा ही है कि पहाड़ों को काट कर ये छोटी छोटी हाईवे टाइप की बना लेती है, रास्ते बना लेती हैं अपनी बहने के लिए, ठीक है, उन्हें गाज कहती हैं। और गाज जब संगमरमर की चट्टानों को काटेगा तो बहुत ही सुंदर देखने में लगेंगे, है ना। आप गूगल से कहीं से यूट्यूब गूगल से कहीं से सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। गंगा नदी की संगमरमर की बनी हुई गाज, ठीक है। आगे देखिए, तथा जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है, कहाँ पर? तो ये जो गाज बनाती है वहाँ पर ये तीव्र ढाल से गिरती है, ठीक है, तीव्र ढालों से गिरती है और ये मैदानी क्षेत्रों में भी बहने लगती है। हाँ, आगे कह रहे हैं जहाँ यह नदी तीव्र ढाल में गिरती है, सॉरी, तीव्र ढाल से गिरती है मतलब ऊंचाई से गिरती हुई नीचे बहती है, यानी झरने जैसी स्थिति बना लेती है, ठीक है। आगे कह रहे हैं जहाँ वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? तो भेड़ाघाट, ठीक है, जबलपुर के पास है, ठीक है। आप गई होंगी शायद तो बहुत अच्छा जगह है, आप अगर नहीं गए हैं तो जाकर देखें, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। खैर, आगे देखिए, क्या कह रहे हैं कि नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। तो जो नर्मदा नदी एक है इसकी सहायक नदियाँ बहुत छोटी छोटी है, ठीक है, क्योंकि ये नदी अपने आप में भी इतनी विशाल नहीं है, ठीक। गंगा और ब्रह्मपुत्र सिंधु की तरह विशाल नहीं है, ठीक। तो इसकी सहायक नदियाँ भी छोटी छोटी होंगी, है ना। इसमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। इसकी सहायक नदियाँ ही समकोण पर मुख्य धारा में मिलती हैं, ठीक है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है।
तो नर्मदा नदी की जो द्रोणी स्थिति है ये गुजरात से भी लगती है, ठीक है। आगे देखिए, हाँ, क्या आप जानते हैं नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई। इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट दी गई है। आगे देखिए, तापी द्रोणी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखला में है, मतलब सतपुड़ा की श्रृंखला जो बनी हुई है, सतपुड़ा का जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं उनकी मतलब श्रृंखला के बीच से कहीं से हुआ है, ठीक है। बैतूल जिला है मध्य प्रदेश का सबसे मतलब कह सकते हैं बीच का, मध्य प्रदेश का नहीं, भारत का बीच का स्थल कह सकते हैं। बहुत ही केंद्र में है बैतूल, ये घड़ियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ से हुआ है, ठीक है। यह भी नर्मदा की समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है, किसकी, तो तापी नदी की, ठीक है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। तो द्रोणी यानी कि इसकी स्थिति भी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे देखिए, अरब सागर तक पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है। कह रहे हैं अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, ठीक है। इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। कह रहे हैं इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारत पूजा तथा पेरियर हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां साबरमती, माही, भारत पूजा एवं पेरियर हैं। तो दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में भी आप देख लें ये प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ ये नदियाँ बहती हैं, ठीक है। साबरमती तो ये गुजरात में बहती है, माही आप शायद मध्य प्रदेश की ही नदी है। भारतपुंजा ये नाम आप सर्च कर सकते हैं, मैंने अभी तक इसके बारे में पढ़ा नहीं, पहली बार देख रहा हूँ ये भी नाम है। पेरियर ये सब केरल की नदी है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, गोदावरी द्रोणी देख लेते हैं। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। तो जो गोदावरी नदी है दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है, ठीक है, पश्चिमी ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अववाह तंत्र सबसे अधिक है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अववाह तंत्र सबसे बड़ा है, ठीक है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग है, ठीक है। महाराष्ट्र में इसका मतलब 50% है इसका प्रभाव, ठीक है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। बाकी इसका मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, बेनगंगा, पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं, ठीक है। तो गोदावरी की सहायक नदियाँ जो है ना ये सब के नाम है, ठीक है। और इनमें अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं। कौन सी अंतिम बड़ी, तो मांजरा और बेनगंगा और पेनगंगा, ठीक है। ये सबसे बड़ी सहायक नदियाँ हैं किसकी, तो गोदावरी की, ठीक है। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये सबसे प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी है और इसकी स्थिति के कारण इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, महानदी द्रोणी देख लेते हैं। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाली की खाड़ी में मिल जाती है। उड़ीसा से बहते हुए बंगाली की खाड़ी में गिर जाती है। आगे कह रहे हैं इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है।
तो महानदी की लंबाई कितनी है? तो 860 किलोमीटर। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये महानदी कहाँ कहाँ बहती है? तो महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, हाँ क्रम आगे पीछे हुआ है, कोई बात नहीं। आगे देखिए, कृष्णा द्रोणी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वरम के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए कि गोदावरी के नाम बाद सबसे बड़ी लंबी नदी है तो कृष्णा है। ठीक है, इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है और ये बंगाली खाड़ी में गिरती है और निकलती कहाँ से? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से। ठीक है, आगे देखिए, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रवाह, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। ठीक है, तो कृष्णा नदी कहाँ बहती है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। ठीक है, देखिए कावेरी द्रोणी देख लेते हैं। मतलब द्रोणी आप ना समझिए, कावेरी नदी कह रहे हैं। ठीक है, कावेरी नदी। ठीक है, द्रोणी आप स्किप कर सकते हैं, द्रोणी शब्द को आप इतना माइंड नहीं करें, इतना ध्यान न दें उस पर। ठीक है, कावेरी नदी। कावेरी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। ठीक है, तथा तमिलनाडु में कुडलूर के पश्चिम में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। ठीक है, तो ये उनकी इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, द्रोणी मतलब इसका बहाव। ठीक है, यह इसकी स्थिति। ठीक है, देखिए आप इसको आप देखें अच्छे से। क्या आप जानते हैं भारत में दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात कावेरी नदी बनाती है। ठीक है, मतलब झरना। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा झरना। पहला आप देखिए, भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात कौन सा है, इसको आप सर्च करना है। ठीक है, जिसे शिव सुंदरम के नाम से जाना जाता है। प्रपात का उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलौर तथा कोलार सड़क क्षेत्र को प्रदान की जाती है। तो इससे जो बिजली बनती है, ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ भेजी जाती है? तो मैसूर, ठीक है, बेंगलोर और कोलार, जो कर्नाटक में कोलार है जो क्षेत्र, जहाँ पर सबसे अधिक अच्छा सोना पाया जाता है। भारत में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर सबसे अधिक सोना पाया जाता है, तो कर्नाटक के कोलार में। ठीक है, ठीक है, तो वहाँ पर बिजली सप्लाई की जाती है। ठीक है, आगे देखिए। हाँ हाँ, इस बड़ी नदियों सॉरी इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियाँ हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। दामोदर, ब्रह्मणी, बैतरणी तथा सुवर्णरेखा, यानी स्वर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अपने एटलस में इसकी स्थिति ज्ञात कीजिए। अपने एटलस में इसकी स्थिति ज्ञात कीजिए। आगे कह रहे हैं, क्या आप जानते हैं पृथ्वी के धरातल का लगभग 31% भाग जल से ढका हुआ है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। इसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में भी है। तो देखिए दोस्तों कि कितना प्रतिशत जल हम मतलब धरती पर पाए जाने वाले जल का उपयोग कर पाते हैं, लगभग बहुत कम। आगे देख लीजिए, झीलें देख लेते हैं। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डच झील नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे। कह रहे हैं कि कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे। ठीक, इन चीज़ों से आप परिचित हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहाँ नौकायन, तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। ठीक है, कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर
नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या होता? तब भी उतने ही आकर्षण करती जितना कि आज करती हैं? नहीं करती बिल्कुल, है ना? क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारकों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। कह रहे हैं कि पृथ्वी की सतह के गर्त वाली भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है वो उसे झील कहते हैं। सिंपल है। क्या आप जानते हैं बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत तथा अरल सागर? तो देखिए दोस्तों, ये कैस्पियन सी है, इसे सी बोलते हैं, समंदर है ना, लेकिन ये झील है। मृत सागर, इसे सागर बोलते हैं लेकिन ये झील है। अरल सागर लेकिन ये झील है। ठीक है, तो ये बहुत ही विशाल झीलें होती हैं, लेकिन ये समंदर सागर कही जाती है। ठीक है। हाँ, आगे देखिए, भारत में भी बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न हैं। भारत में बहुत सी झीलें हैं, ये आकार और अन्य लक्षणों में अलग अलग हैं। ठीक है। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय हवा वाली अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। ठीक है, तो ये भी झीलें होती हैं जिनमें बहुत अधिक जल नहीं होता है और कुछ मौसम में होता है, कुछ मौसम में सूख जाता है। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादरों की क्रिया की फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक बिशप नदी बाढ़ वाली क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पिट तथा बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लेंगूर का निर्माण करती है, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील तथा कोलेरू झील। ठीक है, तो ये भी मतलब अपनी विशेष प्रकार की आकृति की और विशेष प्रकार की स्थिति के कारण जानी जाती हैं। ठीक है। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांबा झील, जो एक लवण जल वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसी झील हैं जो समंदर का पानी यहाँ पर आता है और रुक जाता है किसी मतलब रुकावट की वजह से, और फिर इसको मतलब इससे क्या होता है कि नमक बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? सबसे बड़ी लवणीय झील भारत की, ठीक है, सांबर झील मानी जाती है। ठीक है, जिससे नमक बनाया जाता है। ठीक है। मीठे पानी की झील अधिकांश हिमालय क्षेत्र में है। मतलब मीठी पानी की झील हिमालय क्षेत्र में क्यों हुई? क्योंकि हिमानियाँ बहकर आती हैं और उनमें पानी स्वच्छ रहता है, इसलिए मीठी पानी की झीलें हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी हैं। दूसरे शब्दों में ये तब बनी है जब हिमानियों ने या कोई द्रोड़ी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। ठीक है, तो ये इस प्रकार बनी हुई है। ठीक है, इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की बूलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल, बड़ा पानी, कुछ अन्य महत्वपूर्ण झीलें मीठे पानी की झीलें हैं। ठीक है, तो ये मीठी पानी की झीलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको याद कर लें जैसे भी कर पाएँ। ठीक है, इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झीलों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये भी होता है, जैसे गुरु गोविंद सागर, इसको सागर नाम दिया गया है लेकिन ये झील है और इस पर भाखड़ा नागल परियोजना चल रही है। ठीक है, झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी की बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू रूप से बनाने में सहायक होती है। ठीक है, जैसे कि मतलब कोई झील है,
नदी बह रही है, उसी झील का निर्माण हो रहा है, तो उसमें पानी स्टोर कर लिया जाता है, जब ज़रूरत पड़ती है तो उसका उपयोग कर लिया जाता है ना। आगे रहे, अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है, ठीक है, ऐसा होता है। तो वर्षा के मौसम में झीलों में पानी रोक लिया जाता है और जब पानी की ज़रूरत होती है तब नहरों के माध्यम से छोड़ दिया जाता है ना। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती हैं, जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती हैं, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता एवं पर्यटक को बढ़ाती हैं। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती हैं। कह रहे हैं कि झीलें जो पर्यटन की प्राकृतिक सुंदरता बढ़ाती हैं और अन्य उपयोगों में भी, अन्य प्रकार के उपयोग के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। खैर आगे देखिए, हमें मनोरंजन प्रदान भी करती हैं, ठीक है। तो ये मनोरंजन के लिए भी एक ज़रूरी चीज़ है। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व, ठीक है। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व क्या है, देखिए, संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है शुरू से ही। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों की तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तन हो चुके हैं। अपने राज्य के उस शहरों की एक सूची बनाइए जो नदी के किनारे स्थित हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इतिहास में हमेशा से ही नदियाँ मानव को आकर्षित करती रही हैं और मानव की जो भी सभ्यता है नदियों के आसपास ही फली फूली है। चाहे कोई भी सभ्यता देख लीजिए आप उठाकर, ठीक है, तो वो नदियों के आसपास ही फली फूली है और धीरे धीरे वो वहाँ पर जो बस्तियाँ थी धीरे धीरे बड़े शहरों में बदल गए, देशों में बदल गए, है ना। तो ये कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तन हो गए अपनी राज्यों के, हाँ यहाँ तक हो गया था। किंतु भारत ऐसे देश के लिए जहाँ की भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है, ठीक है। तो भारत में भी ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर भी नदियों की बहुत ही अधिक उपयोगिता रहती है, ठीक है। देखिए आगे कह रहे हैं, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP, नेशनल रिवर कंजर्वेशन योजना को स्कीम कह सकते हैं या पॉलिसी कह सकते हैं, ठीक है। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP के साथ आरंभ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRPC के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्यक्रम योजना का विस्तार किया गया। नदियाँ देश में जल का प्रमुख स्रोत हैं। NRPC का उद्देश्य नदियों की जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। आगे देखिए, नदी प्रदूषण देख लेते हैं। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक एवं कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। तो दोस्तों, नदी का जल होता है जो इसका मतलब मांग बढ़ा किसमें, तो घरेलू उपयोग में, है ना, कि लोगों के उपयोग में, ये खेती बाड़ी है और भी जो भी लोगों का उपयोग होता है। बहुत से लोग नदियों पर भी, नदियों के आसपास रहते हैं तो वहाँ से वो जल का मतलब जल को भरते हैं ना। औद्योगिक यानी इंडस्ट्री, जो फैक्ट्रियाँ कारखाने होते हैं उनमें भी नदी के जल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और कृषि, ठीक है, तो खेती बाड़ी में भी नदी का जल का उपयोग किया जाता है नहरों के माध्यम से, ठीक है। तो उससे क्या हुआ है कि उससे नदी की जल की गुणवत्ता, ठीक है, प्रभावित हुई है, ठीक। गुणवत्ता यानी कि उसमें प्रदूषण हो गया कारखानों से, नदियों कृषि का रसायन है जो भी है ना, वो बहकर गया, मानवों के मलमूत्र वगैरह नदियों में बहे, ठीक है। तो इससे उसकी गुणवत्ता में मतलब अंतर देखा गया है, ठीक है, या उसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों में अधिक जल की निकासी होती है। इसके बाद भी नदियों के जल का अधिक मतलब उपयोग हो रहा है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि तथा इसका आयतन घटता जाता है। इसका आयतन क्या होता है कि घनत्व, मतलब इसकी जल में कमी, ठीक है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं तथा केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी की
स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है। कह रहे हैं कि जो गंगा नदी का आसपास का क्षेत्र है, लगभग 20 किलोमीटर का क्षेत्र, वो वहाँ के रहने वाले लोगों ने या वहाँ पर जो भी मतलब स्थिति है, कारखाने हैं, बस्तियां हैं, खेतीबाड़ी है, जो कुछ भी हो रहा है, उससे गंगा के जो 20 किलोमीटर का क्षेत्र है वो बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ठीक है, और मतलब उसमें मतलब अनेक प्रकार की रसायनों के माध्यम से उसको मतलब दूषित किया गया है। तनु एक मतलब कह सकते हैं उसकी स्वच्छता में परिवर्तन। ठीक है, तो गंदगी को तनु करके समाहित कर दिया गया है, मिला दिया गया है। ठीक है, या मतलब उसमें गंदगी की मतलब उसकी कैसे एक्सप्लेन करें यार दोस्तों। तनु आप समझ सकते हैं कि एक जो उसकी मूल स्थिति में परिवर्तन कर देना। ठीक है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो नदियों की जो भी नदियां हैं उनकी जो स्थिति है उसमें प्रदूषण हो रहा है, और उनकी क्यों हो रहा है उस प्रदूषण वगैरह, तो औद्योगिकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से उन नदियों में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, और ये चाहकर भी नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, रोकने को ऐसा कोई काम नहीं है दोस्तों जो रोका ना जा सके, लेकिन बहुत अधिक गवर्नमेंट हो या लोग इतने मतलब जागरूक नहीं है, और सरकार की इतनी बेहतरीन पॉलिसी लागू नहीं हो पाती, या लोग जब धरातल पर मतलब वो ठीक से काम नहीं कर पाती हैं। ठीक है, इस वजह से या लोगों का जागरूक ना होना, इसलिए ये स्थिति बनी हुई है कि नदियाँ पूरी तरह से स्वच्छ नहीं हो पा रही हैं। ठीक, वहीं विदेशों में देखिए तो दोस्तों बड़ा सोचने पर हम मजबूर हो सकते हैं कि विदेशों में नदियों को मतलब कितनी स्वच्छता से मतलब रखा जाता है, जबकि हमारे देश में नदियों को माँ है ना, और माना जाता है। ठीक है, और पूजा जाता है। ठीक है, विदेशों में कुछ नहीं, सिर्फ नदी माना जाता है, और फिर भी वहाँ पर उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये सोचना चाहिए ना, कौन कब क्यों कैसे मतलब जागरूक हो और होगा पता नहीं। खैर, नदियों में प्रदूषण बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य और योजनाएं लागू की गई हैं। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजना के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? ठीक है, तो ये बताएं आप। बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। ठीक है, तो खैर ये हमें नहीं करना, हमें तो अपनी महत्वपूर्ण कंटेंट यहाँ से निकालना है, क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या ये क्वेश्चन आंसर है, आप दोस्तों उसको लगाएं याद, मतलब इनको हल करें। ठीक है, तो आगे कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, यहाँ कुछ है महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पूरी देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल NCERT सर्किल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।